झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। इस पॉडकास्ट में एक झट से बहुत कुछ सीखना है। तुम लोगों को हाँ हर सेंटेंस को पकड़ लेता है आदमी, बट झट से कोई भी चीज़ सीखना, आई एम जस्ट सेइंग, आई अंडरस्टैंड ही इज प्रमोटिंग हिज थिंग। लाइफ में कोई भी चीज़ अगर एक्चुअली में सीखनी है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एक कॉस्ट होती है एंड इट विल टेक टाइम। एंड प्लीज़ लाइफ में झट से शॉर्टकट बेस्ड माइंडसेट से जितना दूर हो पाओ उतना बेटर है। एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी अगर कुछ एक्चुअल में चीज़ सीखनी है। यू विल हैव टू सिट, यू विल प्रॉब्ली हैव टू इन्वेस्ट 2 days at least in just understanding one concept. You will have to invest 2 days properly उसको समझने में, not समझने में but सीखने में भी। डार्क टर्न लाएंगे अभी और थोड़े अडल्ट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। क्या बात कर रहा भाई? एक्सपैंडिंग दीज 3 टॉपिक्स वी स्पोक अबाउट लिटिल मोर, ठीक है? तो मैं व्यूअर्स से ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप ये फैमिली के साथ देख रहे हो तो मे बी इट वोंट बी अ ग्रेट आइडिया फ्रॉम दिस पॉइंट। क्यों? भाषा चेंज कर लेगा क्या भाई हमारा? ठीक है। आई फील कि स्पेशली जब मैं साइकोलॉजिस्ट से बात करता हूँ मुझे पता चला कि सेक्सुअल केमिस्ट्री ऐसी सारी चीजें बहुत रियल होती है। चीटिंग एक बहुत रियल चीज होती है आज के जमाने में। तो आप एज अ साइकोलॉजिस्ट इन चीजों को हाईलाइट करना चाहोगे? एक्सपैंड कर दो, स्पेशली भारत में जहां लोग खुद की सेक्सुअलिटी को जानते नहीं। इंटीरियर इंडिया में ऑफ कोर्स जहां लोगों ने सेक्सुअलिटी को नहीं जानते। मे बी ये प्रीवियस बात इन्होंने करी है पॉडकास्ट में, एक्सप्लोरेशन नहीं किया। और क्या आप ये भी मानते हो कि प्री मैरिटल सेक्स एक अच्छी चीज होती है या बुरी चीज खुद के बॉडी को जानने के लिए, खुद के लाइक्स एंड डिसलाइक्स को जानने के लिए? इस पूरे टॉपिक को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दीजिए। तो अगर हम स्पेसिफिकली एक फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब क्या होता है? कंपैटिबिलिटी। चलो प्री मैरिटल सेक्स द बिग थिंग, ठीक है? जैसे लोग कहते अरे शादी से पहले शर्म आनी चाहिए ये वो, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, क्योंकि आप एक दूसरे को एक नेचुरल जैसे आप फिजिकली आप ग्रो होते हो। सो दिस इज नॉट ओके। सो वी आर सेइंग यहाँ पे बहुत छोटी चीज़ें हमें डिस्क्लेमर की तरह लिखनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट का मतलब, अगर हम कभी बहुत ज़्यादा आप इंस्टाग्राम में देख रहे होगे साइकोलॉजिस्ट हूँ, इनडायरेक्टली पीपल थिंक कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट हमें कोई चीज़ बता रहा है तो वो डायरेक्ट साइंटिफिक लिटरेचर से आ रही है, यानी रिसर्च, एम्पेरिकल स्टडी, वहाँ से इंसान बता रहा है हमको। बिकॉज साइकोलॉजी टू द मोस्ट जो अटेम्प्ट करता है वो है एक पॉजिटिविस्ट साइंस की तरह कि हमको एम्पेरिकल या रिसर्च बेस्ड होना है। तो एक बहुत भयंकर चीज समझना, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, मैं यहाँ पे इस इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यूट्यूब पे ऑल्सो आई थिंक इंस्टाग्राम पे अपने पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं, या फिर हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम में बाहर के किसी गोरी साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला है उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके कह दूंगा और मैं पीछे स्टार्टिंग के वीडियो का या रील का स्टार्ट में बोलूंगा मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। और हर इंसान जो इसको सुन रहा है वो सोच रहा है ये साइकोलॉजी, मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी, यानी कि जो भी टॉपिक हो गया, मैरिज, काउंसलिंग, रिलेशनशिप, ये भी उसकी जो लिटरेचर है, एम्पेरिकल फाइंडिंग्स हैं, वहां से उठाया हुआ है। और आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, बहुत हद तक पीपल आर सेइंग एब्सोल्यूट सूडो साइकोलॉजी चल रही है, एब्सोल्यूट सूडो साइकोलॉजी। एंड इस पे भी काफी लिटरेचर है कि कितनी सूडो साइकोलॉजी प्रेवेलेंट है सोशल मीडिया में। फिजिकली आप ग्रो होते हो, आपकी बॉडी ग्रो होती है, तो देयर आर सर्टेन नीड्स ऑफ योर बॉडी। सेक्सुअल नीड्स हो गई, आपकी बॉडी की अपनी खुद की नीड हो, जिसको हम इंडिया में ना बहुत ज्यादा शेम करते हैं। It is very normal to demand sex or any sort of physical chemistry from your partner. इस पे एक्चुअली प्रॉपर थ्योरीज भी हैं साइकोलॉजी की, सो आई होप शी मेंशंस द थ्योरीज। सो वन ऑफ द थ्योरीज फॉर एग्जांपल आर कॉल्ड सोशल एक्सचेंज थ्योरीज, जिसको हम जब सेक्सुअल डोमेन में डालते हैं, वन ऑफ द थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी को, और उन्होंने इसको 4 मार्कर में डाला है। पहला मार्कर हो जाता है रिवॉर्ड्स एंड कॉस्ट, ओवरऑल बैलेंस ऑफ सेक्सुअल रिवॉर्ड एंड कॉस्ट, यानी कि रिलेशनशिप में सेक्सुअल बैलेंस होना चाहिए रिवॉर्ड्स का और कॉस्ट का। रिवॉर्ड मतलब क्या हुआ? मजे। कॉस्ट मतलब क्या हुआ? मजे की प्राप्ति के लिए क्या कॉस्ट लग रही है, पहली चीज जो लोगों को सोचनी चाहिए, ठीक है? दूसरा, एक्सपेक्टेशंस। कॉस्ट एंड रिवॉर्ड जो आपको चाहिए उनकी पीछे पर इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, यानी कितनी कॉस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूं लगाना और क्या रिवॉर्ड है जो मैं चाहता हूं मुझे मिले। सेकेंड सेम चीज दूसरे पे अप्लाई करो। तीसरी चीज आती है दोनों की परिभाषाओं में, इस चीज की मांग में इक्विटी की कितनी है, यानी कि मैं कितने हद तक चाहता हूं कि हम दोनों को फेयरली, जो उसकी मांगे और मेरी मांगे हैं, उन दोनों की मैं इक्वल इंपॉर्टेंस में रखता हूं। तो इक्विटी कितनी है। चौथा, सेक्स के आउटसाइड
नॉन सेक्सुअल एनवायरमेंट, नॉन सेक्सुअल इक्वेशन, यानी कि जब वो घर गृहस्थी में एक दूसरे से कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसकी इक्वेशन क्या है, उसमें खुशी कितनी है, ये बहुत बड़ा मार्कर है सेक्सुअल डोमेन में भी प्लेजर को इंक्रीज करने में। तो रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी जो इक्वेशन है ना, वो बहुत हद तक इन 4 डायमेंशन पे बेस करती है। आपका व्यवहार क्या है सेक्स के प्रति, आपकी एक्सपेक्टेंसीज क्या है सेक्स के प्रति, क्या आपको पता है सामने वाला किस लेवल का एफर्ट चाहता है आप लेके आओ। यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यार मेरी वाइफ ऐसे ड्रेस करे या वो करे, मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड यार नॉन शेयर्ड एनवायरमेंट्स में घर में इतना काम करे, या हो सकता है ये चीज करे, तो मेरे को बड़ा होता है यार मेरे लिए इतना करता है, यार मेरे लिए इसने छोटी सी चीज खरीदी, ये सब कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं। मेरे लिए फूल लेके आया, इसने ये चीज याद रखी। रिवॉर्ड जो है एक्चुअली बहुत हद तक कॉस्ट पे डिपेंडेंट है। इंसान क्या कॉस्ट, जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हिसाब से जो कॉस्ट है, क्या वो इंसान उन पर मीट कर रहा है, तो रिवॉर्ड एक्चुअली बहुत बढ़िया होता है। लेट्स से एक औरत है, अगर उसका रिवॉर्ड है कि मेरे को ऑर्गेज़म चाहिए, एंड वो सेक्स में उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन अगर ये रिवॉर्ड आता है एट द कॉस्ट ऑफ शेम, स्टिग्मेटाइजेशन, इंसान कह रहा है कि यार तुम कितनी सेक्सुअल हो, तो वो रिवॉर्ड भी कम हो जाता है। उसको डिफाइन किया जाएगा डिसैटिस्फैक्शन के अंदर, किस कॉस्ट पे वो रिवॉर्ड मिल रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव कॉस्ट है या उसकी नेगेटिव कॉस्ट है, कि जो मुझे चाहिए उसको पाने के लिए अगर मुझे जिल्लत सहनी पड़ती है या मुझे कहानी सुननी पड़ती है, इंसान देना ही नहीं चाहता और वो ऐसे बिहेव करता है, तो इंसान लोग रिपोर्ट करेंगे लोअर सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन कंपैटिबिलिटी के पॉइंट से। पर जहां तक इस रिसर्च में पाया गया है, औरतों के लिए फॉर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, ओपन कम्युनिकेशन, इमोशनल क्लोजनेस एंड सिक्योरिटी। मर्दों से काफी ज्यादा पाया गया है, औरतों को ये चीज चाहिए होती है। बट यहाँ पे इससे एक चीज समझो, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी में हम जहां वर्ड सुनते हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है इमीडिएटली घुस जाएं कि इट हैज समथिंग टू डू विद बेड पे क्या हो रहा है। बट जब आप रिसर्च पढ़ोगे और आप साइकोलॉजी पढ़ोगे और ऐसी थ्योरीज बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं, आप इन पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा नॉन सेक्सुअल डायमेंशंस एक्चुअली बहुत हद तक बहुत तगड़े लेवल पे जो कॉस्ट उनमें है और जो व्यवहार उनमें है, वो एक्चुअली बेड पे क्या होने वाला है बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। जो पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और वो देख रहे हो बाहर खिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जोक क्रैक कर रहे हैं, प्रेम से एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, वो साथ दे रहा है उसका, मैं बता रहा हूं अट्रैक्शन है, तो वो सेक्स उनको पसंद ही आएगा, वो हायर सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट करेंगे। इंसान नेगेटिव कॉस्ट लेके नहीं आ रहा, यानी कि भाई अगर कोई इंसान कोई फैंटेसी शेयर कर रहा है अपनी, मैं तेरे से सीक्रेट शेयरिंग कर रहा हूं, और इंसान उसको पनिश नहीं करता, तो हायर सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट होगा, इवन दो लेट्स से अगर वो फैंटेसी मीट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई वो फैंटेसी है, तो तुम कहते हो ठीक है फैंटेसी तक ठीक है, बात करते हैं, इस पे खेलते हैं, लेकिन बेड पे रहते हैं। कंपैटिबिलिटी के दायरे बहुत हद तक ये हैं, प्रेम है, व्यवहार है, ह्यूमन कंपैटिबिलिटी है, कम्युनिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, नॉट नेसेसरली प्रैक्टिस करना 20 पार्टनरों के साथ या 10 पार्टनरों के साथ, और तुम कह रहे हो ओके मैकेनिस्टिकली मुझे ए पोजीशन ये पसंद है, बी पोजीशन ये पसंद है, सी पोजीशन ये पसंद है, क्योंकि इसके पीछे काफी हद तक रिसर्च जो आई है वो ये है कि लोगों को एक्चुअल में मल्टीपल पार्टनर साथ करने के बाद जनरली, नॉट एवरी पर्सन बट काफी लोगों को रिग्रेट होता है, और वो सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस एक्चुअल में बहुत ज्यादा लैकिंग होते हैं किसी तरह की इंटीमेसी से, एक्चुअल में प्लेजेंट भी नहीं होते। सो लेट्स हियर दिस पर्सन। पता है और किसको शेम करते हैं? मान लो किसी की रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है, हाँ. तो अक्सर बंदा बंदी को ब्लेम करता है कि नहीं तू वर्जिन नहीं है। या ये हम पूरे दुनिया में एक्चुअली होता है। So, इसके अंदर हो गया स्टिग्मेटाइजेशन। पर भारत में थोड़ा सा ज्यादा होता है जो बहुत वियर्ड सिचुएशन है, क्योंकि वो बंदा खुद वर्जिन नहीं है पर बंदी को कह रहा है कि नहीं ये ऐसे क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। करेक्ट। सो इन सिचुएशन लाइक दैट, जहाँ पे आप वही बात जो हम कह रहे हैं नॉन सेक्सुअल डायमेंशंस में, यहाँ पे सेक्सुअल डायमेंशंस में भी कॉस्ट क्या है, नेगेटिव कॉस्ट है। सिंपल जो हम थ्योरी का अगर यूज कर रहे हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं, और थ्योरीज भी एक्सिस्ट करती हैं बाय द वे, इंसान फिर मे बी डिससैटिस्फैक्शन ज्यादा स्कोर करेगा। I even know a lot of people जो बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाते हैं। ये क्यों होता है? ये क्योंकि हम अगर पुराने हमारे टॉपिक पे जाए, अभी जो हमने बात करी थी अबाउट डोमिनेंस, अबाउट हैविंग द पावर, तो जब एक पार्टनर को एक पावर चाहिए, जैसे बंदे को पावर चाहिए कि मेरी बंदी जो लड़की है, माय पार्टनर शुड बी क्लीन इनफ and she shouldn't have had any relationship with anybody else. चलो ठीक है, casual relationship बना दिया. That could just come from social learning and what environment he was brought in, वहाँ से उसने ये चीज़ सीखी है, and then personally क्योंकि वो बिलीव करता है कि मैं चाहूँगा एक इंसान की, मेरे पार्टनर की कम से कम सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हों, अगर 0 हो तो भी प्रेफरेबल है. It may not necessarily come from power. Physically भाई दूर रहो, like that. तो अगर ये चीज़ है ना, ये मेन
मेंटालिटी बहुत ज्यादा है। मैं इससे एक टॉक्सिसिटी का नाम दे दूंगी डेफिनेटली। हम जनरलाइजेशन पे खेल रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे हम काइंड ऑफ ओपिनियन पे जा रहे हैं। आई डोंट थिंक ये साइकोलॉजी के ओपिनियंस हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेन में इन जनरल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टॉक्सिक है, क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं हो तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर पार्टनर टू बी? और ये रिवर्स भी हो सकता है। ऑफ कोर्स। So this is just हम generalizations पे खेल रहे हैं, opinions पे खेल रहे हैं। I don't think this is really research based. I think this person is like, मैं psychologist हूँ तो ये मेरा ये है, you know, and अब मैं अपने opinions देने वाला हूँ। This is what I was talking about. Nothing wrong with it, but we shouldn't act like कि you know that we are representing basically psychological literature. Because when we say, for example, a physicist and we ask them questions about physics, we expect them to be talking about physics क्या कहती है। और इन एनी अदर डोमेन, यू नो, कि यहाँ पे हम अगर थ्योरीज की बात कर रहे हैं, माई पर्सनल ओपिनियन इज अ पर्सन शुड स्टार्ट विद। लड़की भी कर सकती है लड़के को 100%। कि ये बता कि उस लड़की के साथ क्या क्या हुआ था, एटसेट्रा एटसेट्रा, और फिर उस चीज को लेकर झगड़े करना। लाइक मेरी एक रिलेशनशिप थी जहाँ लड़की ने मुझसे सारे डिटेल्स ले लिए और मैं भी भूल गया कि मैंने क्या मिस आउट किया। फिर बाद में 1 महीने 2 महीने बाद किसी और के बारे में पूछा, बोला कि कभी ऐसा हुआ है, तो बोला हाँ। तो शी सेड कि 2 महीने पहले जब मैंने वो पूछा था तो अब क्यों नहीं तब क्यों नहीं बताया। तो ये दोनों साइड से हो सकता है, पर ये बहुत आई फील कि इट्स नॉट अ मैच्योर थिंग टू डू, क्योंकि हर किसी का पास्ट होता है। स्पेशली अगर आप mid-20s तक पहुंच चुके हो इस देश में, आज के जमाने में हर किसी का पास्ट है। ऑफ कोर्स यस, मतलब अगर आप आज से 10 साल पहले भी बात करो तो स्टिल इट वाज अ डिफरेंट सिचुएशन। बट आज की बात करो तो इट इज वेरी नॉर्मल। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि प्री मैरिटल सेक्स के बारे में बात करेंगे तो इट इज वेरी नॉर्मल टू गेट इंक्लाइंड, क्योंकि जैसे ही आप आज अगर मैं आपको 15 साल पुरानी साइकोलॉजी रिसर्च बताऊं तो उस वक्त पे एक हॉर्मोन्स रेंज होते थे एट द एज ऑफ 17-16, ठीक है। आज द रिसर्च सेज इट्स 10 and 9। Okay. मतलब 5 not true. Generally भी इस रिसर्च में it's never a number like 1. It's always तुम्हारा a bracket. इस एज से लेके इस एज के बीच में, क्योंकि ये नोमोथेटिक रिसर्चेज हैं, राइट? इडियोग्राफिक नहीं है, नोमोथेटिक हैं। हम इन जनरल बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट फूड, डिफरेंट जीन्स। बहुत सारी लड़कियां हो सकता है उनका आज 14 में ही आता हो, और बहुत लड़की हो सकती है कोई किसका 11 में आता है, से इसलिए एक रेंज होती है। ये लोग सिंपल गूगल कर सकते हैं जो इसने बात कही कि कितनी एक्यूरेट है, कि 15 साल या 10 साल पहले की रिसर्च में 16 एज थी एंड आज की एज में 10 है। ये स्टडी है तुम्हारी कौन से साल की है? 2002। Can we consider this is 15 years ago? They have also reported earlier onset of pubic hair, 8 साल में, 10 साल में in African American girls and white girls respectively than had been previously reported. तो ये सारी बातें जो है ना, ये सब 15-20 साल, ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एंड सडनली आज की रिसर्चेज ये कह रही हैं। Onset of puberty corresponds to a skeletal biological age, approximately 11 years in girls and 13 years in boys. और अब आते हैं भैया मॉडर्न रिसर्च की भी बात कर लें थोड़ी। ये रिसर्च है तुम्हारे 2022 के, मैंने आगे की रिसर्च देखी है, तो हम इनको कहेंगे आज की रिसर्चेज जो हो गई, ठीक है। तुम्हारी दीदी का क्लेम था कि 16 बताया जाता था पहले, 16-17 में आते थे हार्मोन्स, जो कि कंप्लीटली फॉल्स है। मैंने आपको 2002 की रिसर्च बता दी है कि 90 तक में बच्चों की एज ये थी। अब यहाँ पे मॉडर्न रिसर्च आ जा रहे हैं। मॉडर्न रिसर्च में उन्होंने क्या पाया है, इन मेटा एनालिसिस, मिनार्श मतलब कि अर्ली डेवलपमेंट हो गया, तुम्हें एक स्पेक्ट्रम दिखा जाता है 12 से पहले। यहाँ पे लड़कियों की बात हो रही है। सिस्टमैटिक रिव्यू में पाया है कि अर्ली प्यूबर्टी बढ़ रही है एंड उसका कोरिलेशन इस पर्टिकुलर स्टडी में पाया है लड़कियों में हायर बॉडी मास इंडेक्स से कोरिलेटेड है, डायबिटीज से हो सकता है कोरिलेटेड है, यानी कि कुछ लड़कियां जिनकी ओबेसिटी है उनके साथ हो रहा है। इस पर्टिकुलर स्टडी में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अर्ली बॉडी डेवलपमेंट हो रहा है बहुत जल्दी, यानी 12 साल से पहले। कहीं भी आपको रिसर्च में ये नहीं दिखेगा कि 9 एक नंबर, हमेशा आपको स्पेक्ट्रम दिखा जाएगा, बिकॉज साइंस हमेशा स्पेक्ट्रम्स पे काम करती है। बिकॉज हम इंसान नहीं है, 50 इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, डाइटरी फैक्टर हो सकते हैं, हार्मोनल फैक्टर हो सकते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि, और अगेन रेस बाय रेस फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए हम एक ब्रैकेट में चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मैं यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग हो रहे हो कह रहे हो कि हम इतनी गहराई में क्यों जा रहा हूँ मैं इसकी, बिकॉज एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है।
आप बहुत इजीली साइंटिफिक डेटा जो आपको लगेगा बहुत इनोसेंट है, हम मकअप कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी फियर मॉन्गरिंग की एरिना में जा सकता है, जहां मैं कह रहा हूं कि 16 से आज 9 में आ गया है। इट्स अ वेरी डेंजरस सॉर्ट ऑफ फियर मॉन्गरिंग क्लेम, जहां पे मैं आपको जब एविडेंस दिखा रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या एविडेंस ये कह रहा है कि हाँ आज के टाइम पे वो चीजें बढ़ गई हैं, अर्ली मैच्योरेशन, अर्ली मेनार्श क्या आ रहा है? यस। और दूसरा उसकी एटियोलॉजीज क्या हो सकती है? ये बहुत बड़ी एटियोलॉजी हो सकती है कि हम आजकल बहुत ज्यादा घर पे, जैसे 60 की दशक में जो खाना आता था फार्मर से या एग्रीकल्चरली, उस पर कितने कम पदार्थ ऐड किए जाते थे, आज के टाइम में पदार्थ बहुत ज्यादा ऐड किए जा रहे हैं। ये सब रिसर्चेज होती हैं, एरियाज बहुत ब्रॉड है, बहुत साइंटिफिक है, जिसमें पता नहीं छोटे छोटे पदार्थों का देख रहे हैं कि भाई बॉडी में क्या फंक्शन होता है, जिसके कारण हो सकता है बच्चों में हल्की सी अर्ली मैच्योरेशन हो रही है। आज the research says it's 10 and 9. Okay? मतलब 5th स्टैंडर्ड में आपको आप inclined हो सकते हैं, ठीक है? Wow. And you can start exploring your body. ये होता है ठीक है? Gen Because- Zs, Gen Alphas. Yeah, and सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन का एज 3, 4, 5, 6 में भी पाया गया है। बच्चे जब अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हैं, चाहे छोटी बच्ची हो चाहे छोटा बच्चा हो, उन्हें किसी ना किसी लेवल का प्लेजर मिलता है, बट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट दैट प्लेजर इज उनको नहीं पता होता। सो वो नेसेसरली वो नहीं कर रहे जो आप सोचते हो वो कर रहे हैं। लेकिन सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन एक्चुअल में और बॉडी सेंसेशन जो होती हैं वो तो बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स आके कंप्लेन करते कि यार मतलब थोड़ा अजीब सा बिहेव करता है हमारा लड़का, बिकॉज लड़कियों को तो वैसे भी समझ नहीं आता, बट विथ मेल with boys it's very natural because either they're playing with themselves and something like this, or maybe you know morning erections कह दो या ऐसे जो भी people do, like parents do you know they see it, ठीक है? तो it's very obvious for males than for females. तो आके कहते हैं कि यार ये थोड़ा हमको uncomfortable लग रहा है यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से बायोलॉजिकल चेंजेस होने लगे हैं बहुत ज्यादा, because media सो जस्ट दिस लास्ट सेंटेंस, सोशल मीडिया की वजह से बायोलॉजिकल चेंजेस होने लगे हैं, ये एटलीस्ट 5-6 बुक्स हैं। एंड द गर्ल आंसर्ड बहुत ज़्यादा। क्या न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से? यस। न्यूरोलॉजिकल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम स्क्रोलिंग से जो हम बिहेवियर के पैटर्न्स नए इन्वेंट कर रहे हैं, जो हम रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर में कर रहे हैं, तो वो क्या क्या हमारे दिमाग में चीज़ें चेंज कर रही हैं, वो एक अलग चीज़ होगी। तो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं 100%। बायोलॉजिकल चेंजेस यानी कि हम बायोलॉजिकली बहुत जल्दी मैच्योर कर जा रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, ये बोल रहा है वो। की एक्सपोजर बहुत ज्यादा है आज के टाइम में। सोशल मीडिया का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। मतलब एक्चुअली ह्यूमन बॉडी इवॉल्व कर रही है। यस आई एम श्योर कि गर्ल्स के पीरियड्स भी जल्दी आने लगे। क्या सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से ह्यूमन बायोलॉजी चेंज हो रही है? स्पेसिफिकली हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं ह्यूमन बायोलॉजी में? अर्ली मैच्योरेशन। We can find this. हम यहाँ बात कर रहे हैं सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की। एटियोलॉजी मतलब कॉजेज, बेसिकली जेनेटिक हो गए तो ऑब्वियसली यहाँ पे जेनेटिक कॉजेज ये हो गए, सिंड्रोमिक कॉजेज ये हो गए, किसी को यानी कोई परेशानी है यानी कि टेम्पल सिंड्रोम, पिनियल सिस्ट, नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एबनॉर्मैलिटीज, हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी नियोनेटल इन्फेक्शंस ये सब हो सकते हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो सकती है, ठीक है। एनवायरमेंट फैक्टर्स, अडॉप्शन, अर्ली लाइफ सोशल स्ट्रेसर्स यानी कि हो सकता है बहुत भयंकर लेवल पे टॉक्सिक स्ट्रेस हो, न्यूट्रिशनल एक्सेस, प्रीप्यूबर्टल एक्सपोजर टू सेक्स स्टेरॉइड्स यानी कि एक्सोजेनस आपने स्टेरॉइड्स बच्चे में डाले, प्रीप्यूबर्टल एक्सपोजर टू एंडोक्रिन डिसरप्टर्स। एटियोलॉजी में कहीं भी सोशल मीडिया ना दिखो, कहीं ना दिखे, कोई ना ऐसा कुछ भी हुआ है, आपको दिख गया। ऑल्सो आपने एक चीज देखी, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। रियल साइंस बहुत कॉम्प्लेक्स है, हलवा पूड़ी नहीं है, इसलिए इसको हलवा पूड़ी तरह नहीं बोलना चाहिए। बेफजूल की इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो जो कि एक्यूरेट ही नहीं है। तो कहीं पे माँ बाप को लगता है कि बच्चों को नहीं समझ आ रहा, बट समझ आ रहा है। एंड वन ऑफ द इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि रिसेंटली मतलब आई जस्ट विजिटेड अ डॉक्टर फॉर बिकॉज आई वाज हैविंग सम गट इश्यूज। तो आई वाज जस्ट सिटिंग एट द डिस्पेंसरी एंड आई सॉ आई थिंक अ 2-year-old boy, 2.5-year-old boy जो बैठ करके यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा है, मतलब लेजिट स्क्रॉलिंग चल रही है, एंड इज वॉचिंग एवरीथिंग दैट्स कमिंग ऑन द स्क्रॉल। मतलब वो फोन किसका हुआ? पेरेंट्स का हुआ। तो माँ बाप ने पहले जो भी देखा हुआ होगा वो बच्चा देख ही रहा है। इट कुड हैव एडल्ट कंटेंट, इट कैन हैव बच्चों का कंटेंट, इट कैन हैव एनीथिंग। एंड आई वाज लिटरली वॉचिंग दैट बॉय यू नो स्क्रॉलिंग। अच्छा कुछ अच्छा लग रहा है, देख रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, ओके स्क्रॉल अप। एंड I was so taken aback, क्योंकि अगर at this point
अगर बच्चा इतना ज्यादा मेच्योर हो रहा है तो इमेजिन इन नेक्स्ट 4 years he will be he'll have a raging hormones because after We just checked. That's not how it works. We just looked at it. So now at this point, we're just talking absolute horseshit. The premise की बच्चा जो early exposure to stimuli, जहाँ पे उसको content consume कर रहा है जिनको वो context में नहीं समझ सकता कि वो content के क्या हैं. That's a big problem. जिसमें issues psychological in nature होंगे. Hormonal, biological, ये proper medical बातें हो गई अब. कभी-कभी चीज़ों में हमें सोचना चाहिए, you know, how accurate is our information. However, on the other hand, what she's saying is, of course, alarming. It is alarming. It is scary. A lot of pseudoscience as well. Psychological perspective से, developmental perspective से, it's very scary. वो reward seeking में condition हो रहा है scroll करने में. बच्चे को कॉन्टेक्स्ट चाहिए चीज को समझने का और बहुत सारा कंटेंट है जो बच्चे लायक नहीं है देखने के. आई एग्री. आफ्टर ऑल व्हाट यू वॉच मीडिया प्लेज अ ह्यूज रोल टुडे. रिसेंटली मैंने एक 12 साल के बच्चे से बात करी. वो पता है किन के वीडियोस देखता है? एंड्रू टेट. एक 12 साल का बच्चा. दिस इज नाउ एन इश्यू ऑफ, अगेन हम क्या बात करें, साइकोलॉजी, राइट? इन्फ्लुएंस. Are you serious on this? ये Oh भी- my god. और उसने कहा कि उसके सारे दोस्त भी एंड्रू टेट देखते हैं. और एंड्रू टेट डेफिनेटली कुछ कुछ छोटी मोटी मोटिवेशनल चीजें बताते हैं, पर मोस्टली काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस है उनके. I know. एंड मोस्ट गाइज मे नॉट इवन अग्री. Yes, and in fact, he forces the audience to like him. That's also one of the things मतलब that I've ऐसे come ऐसे बात करते हैं कि अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप exactly. So this is, I agree to that. And imagine it's just not तो हमारे घर के सारे जो बच्चे हैं जैसे my nephews and my niece, we always make sure कि we have filtered information. So we don't give mobile phones or any type of scrolling to our kids. ओके. अभी ग्रेट एडवाइस. एक रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से बात करते हैं. जब हमारे एज के लोग कॉलेज में थे तब बीइंग अ वर्जिन वाज फाइन. Yeah. ओके. मतलब एक एक्सेप्टेड चीज है और ज्यादा बातें भी नहीं होती थी, ऐसी सेक्सुअल बातें नहीं होती थी. क्योंकि जेनजी बहुत ज्यादा सेक्सुअल बातें कर रहा है. Yeah. और वर्जिन होना एक बुरी बात है उनके लिए, व्हिच आई फाइंड वेरी वियर्ड. बट व्हाटएवर, आई मीन ईच देयर ओन, एंड आई डोंट ब्लेम देम क्योंकि उनका कल्चर भी, उनकी अपब्रिंगिंग अलग है हमारी अपब्रिंगिंग से. बिकॉज फ्रॉम द टाइम द मेमोरी स्टार्ट फॉर्मिंग उनके पास सोशल मीडिया ऑलरेडी था, फेसबुक था तब. तो आपको लग रहा है कि कल्चर ज्यादा सेक्सुअलाइज हो रहा है और Of course. रिलेशनशिप्स में सेक्स का महत्व ज्यादा बढ़ रहा है या घट रहा है? क्योंकि कैजुअल सेक्स ज्यादा हो रहा है आज. तो इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग? क्या हो रहा है दुनिया में? So because of the media, I'll tell you, अगर आप किसी से इंक्लाइंड नहीं हो, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में नहीं है, सो इट्स अ शेम. क्योंकि शेम किया जा रहा है इस चीजों को इन जेन जी. ऑल्सो क्या शेम किया जा रहा है? शेम ये I किया love Ranveer. It's good that he presses on. Like, what exactly are you talking about? जा रहा है कि कहीं ना कहीं अच्छा तुम दोनों मतलब अभी भी यू स्टे लाइक देयर इज नथिंग बिटवीन यू गाइस. ऐसे कैसे हो गया? मतलब Okay. क्या ऐसे? सो इट्स बीन shamed in a specific way जहाँ पे if you're living in a casual relationship and yet not explored yourself and your partner, तो वो downsize किया जा रहा है. Whereas Downsize? Downsize means, I think, downside? Like, is it shown as a negative? explored yourself and your partner, तो वो downsize किया जा रहा है. Okay, अगर आप लोग रिलेशनशिप हैं and if you haven't done a lot of तो उसको हम नेगेटिवली परसीव करते हैं. Cool. Whereas if you, this can happen for a lot of couples. ठीक है, आज के Gen Zs भी I know a lot of them जहाँ पे they're together and yet they know their boundaries. Reason because they're yet exploring the emotional quotient with each other rather than first just getting into the chemistry part of ये it. उनकी पॉजिटिव साइड होती है. ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और लेस जजमेंटल होते हैं जेन ज़ी. Yes. तो ये एक चीज भी है. दूसरा बिकॉज के मीडिया ने बहुत ज्यादा हाइप कर लिया है एंड कल्चर बहुत ज्यादा सेक्सुअलाइज्ड हो I गया है. agree. इसमें कोई, I don't think any person would disagree with this. हम देख ही सकते हैं. दैट आज के तारीख में लोगों की जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी बहुत चेंज हो गई है. If you notice, the Gen Zs, the kind of outfits that they wear are very, very different than what you see, which was 10 years back. ठीक है, तो बहुत सारे लोग आके ये भी कहते हैं, पता है कंट्रोवर्शियल कि यार पहले भी तो ऐसा था, मतलब पहले भी तो ऐसा था. अगर आप पहले के गाने देखोगे तो they were quite sexualized also. There were a couple of other, I remember some Govinda songs and some old उठाए लो खटिया, जाड़ा लगे or something. songs which were very
very sexualized, okay, in terms of words. I remember there were some of them जो meme बनाए गए थे. तो वो amount of content जो था उसका ratio and आज के ratio में बहुत फर्क है. Not that we didn't have the exposure earlier, we did, but ratio एक level पे था. आज बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो But here's what she's, I think, trying to say. People have more freedom now, and this is consistent with every single democratic society, industrial society. As societies progress, as countries become more developed, richer, the whole point of a liberal democracy is liberty. You become more free to live your life as you choose. जहां लोग ज्यादा फ्री होते चले जाएंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने में, क्या वो पहनना चाहते हैं, क्या वो करना चाहते हैं, वो उतना ही ज्यादा आपको एक डिफरेंस दिखने लग जाएगा इंडिविजुअल चॉइस में और एक कल्चरल नॉर्म क्या चला था उसमें. हालांकि जो इंडिविजुअल चॉइस हम कह भी रहे हैं वो भी एक्चुअली में इंडिविजुअल चॉइस नहीं होती. वो भी एक ग्रुप चॉइस ही है, क्योंकि वो एक दूसरे को देख देख के ही हम एक तरह कॉपी कर रहे हैं. समाज में ट्रूली 10% से मैं कहूंगा 20% ही लोग होते हैं जो जेन्युइनली वो कर रहे हैं जो उनकी आत्मा उनसे कह रही है. ऐसे वेश में रहो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे घूमो. मोस्ट लोग एक्चुअल में कॉपी कर रहे होते हैं पॉपुलर आइडियाज के, पॉपुलर ट्रेंड्स के. तो आज का इंसान जहां पे जिसे हम कह रहे हैं कि शायद ये जेनजी ऐसे कपड़े पहन रही है, वो मोस्टली इसलिए ये क्योंकि वो देख रहे हैं वेस्ट में या हॉट में कैसे दिखूं, या लड़कियों को या लड़कों को ऐसा दिखना चाहिए. हम काइंड ऑफ फॉलोअर्स ही होते हैं टू अ ग्रेट डिग्री कि क्या चीज एक्सेप्टेबल होगी करंट नॉर्म्स के हिसाब से जो मेरा सोशल स्टेटस प्रोपेल करेगी. कहीं ना कहीं people are shamed for not getting cozy or not having their own time. People have accepted कि अच्छा ठीक है premarital sex भी होता है. So there is no bad or good about it. It is all about कि अगर आप दोनों aligned हो एक दूसरे के साथ. There's plenty of bad and good with regards to consequences about a lot of things. Things have consequences. So it is actually a very, very strong area in psychological research, by the way. Casual sex, risky sexual behavior के अंदर आ जाता है, जहां पे इंसान मल्टीपल पार्टनर्स रखता है, क्योंकि ये लोग फिर तबाही भी बहुत तगड़े की मचाते हैं ना. इनमें तुम्हें कोरिलेशन मिल जाएगा चीटिंग में, रिलेशनशिप डिसॉल्व करने में, इम्पल्सिव बिहेवियर्स में. इनकी फिर आप अगर रूट में जाना लग जाओ, हो सकता है चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है बहुत हाई अवॉइडेंस हो सकता है किसी तरह का डिसऑर्डर है. बट ये कहना कि फॉर एग्जाम्पल कैजुअल सेक्स नॉर्मली सही गलत की बात नहीं है, क्योंकि इसमें एक्चुअली में बहुत ज्यादा हार्म होता है to oneself as well. There are self-destructive behaviors also in this, and these behaviors cause destruction to other people as well. They hurt and harm others. And biological harms है. So risky sexual behavior का direct 3 correlations जो बहुत high पाए जाते हैं वो है STI, diseases, pregnancies and unsafe sex. तो ये तुम्हें biological harmful things हैं, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, आप बीमारियां बहुत ज्यादा कर रहे हो, और इंसान ज्यादा से ज्यादा अनसेफ सेक्स करते हैं ये लोग. Then if you're exploring yourself, there's no harm. Okay. What does that even mean? Exploring yourself, there is no harm. What does that mean? See, I would love to ask the person, please, because what this sounds is a very right statement. It sounds pretty right. But what does that mean? आप उसकी गहराई में आते हैं. क्या एक इंसान एक्सप्लोर करने के नाम पे कह रहा है मैं लड़का हूं, मैं कह रहा हूं मैं तो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूं इसलिए मेरे को लड़कियों के साथ थ्रीसम करने मन है, मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूं इसलिए मैं तेरी बहन को ऑब्जेक्टिफाई करूंगा. मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन मैं तुम्हें एक्सप्लोर कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि भाई जो चीजें तुम्हें पसंद नहीं है मुझे वो चाहिए, और अगर तुम मुझे नहीं दे सकते तो मैं किसी और के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक्सप्लोर कर रहा हूं. द थिंग इज, जब हम नुआंस और कॉम्प्लेक्सिटी में आते हैं तब बहुत चीजों के हमें कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से क्वेश्चन पूछना पड़ जाता है. इसे आप काइंड ऑफ कह सकते हो कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट वे ऑफ थिंकिंग भी हो गई है. एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे एक्शन की एफिकेसी या लेजिटिमेसी. हमने सेक्सुअल केमिस्ट्री की बात करी. आपको समझ में कैसे आएगा कि आपकी सेक्सुअल केमिस्ट्री अच्छी है बुरी है अगर आपका सिर्फ एक पार्टनर हुआ है तो? If you've only had one partner, how do you even know? But I'll tell you. See, this is the greatest logic जो इसने पूछा, and it comes to you almost commonsensically. Problem is कि कभी-कभी लॉजिक भी आपको ऐसी डरावनी डोर्स के अंदर ले जाएगा कि आपके चौराहे हो जाएंगे. यहाँ पे लॉजिक आपको सिंपल सी बात कह रहा है. प्रेमिस क्या है इस लॉजिक का? एक्चुअली प्रेमिस समझते हैं कि भाई आपका ना कोई इक्वेशन है, मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूं, अब मुझे पता है एक चीज इंट्रोड्यूस करी गई कि तुझे नहीं पता, जिसके पीछे मुझे कभी साइंटिफिक बेसिस नहीं दिया किसी ने, लेकिन मुझे समाज ने मीडिया के थ्रू दिखाया तेरी सेक्सुअल केमिस्ट्री क्या है, तेरी सेक्सुअल इक्वेशन क्या है. अब ये प्रेमिस हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया. हम हमेशा आर्गुमेंट स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट से कि जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा आपकी सेक्सुअल इक्वेशन क्या है.
ये तो पार्ट 2 हो गया ना। पार्ट 2 के लिए मुझे प्रेमिस को एक्सेप्ट करना पड़ा। रणवीर से अगर मैं सिंपल से बात पूछूं, क्या प्रमाण है इसका कि हर इंसान की इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल एक सेक्सुअल इक्वेशन है? That there is like a algorithm, there is like a formula of exactly ये हूं मैं, and that requires second premise having sex with like multiple people. क्योंकि इसके बेसिस पे हर इंसान जिसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, जो भी इंसान जब अपने कभी इसको प्यार मिला और दोनों कह रहे थे यार आओ शादी कर लेते हैं, दे नो नथिंग, एंड इसके बेसिस पे कितने रिश्ते टूटते हैं क्योंकि आप इंसान को ये समझा दियो पढ़ा दियो, ये लॉजिकलेस बात। क्योंकि अगर मैं पहले प्रेमिस को ही क्वेश्चन कर दूं, there is no such thing. Sex is something that you build with each other. It's an equation that will change with every single person you have sex with. So I with X would be a very different equation. I with Y will be a very different equation even though मैं ही involved हूं। So अगर मैंने जो बात कही थी जो अभी सबसे स्टार्टिंग में इस वीडियो के, अगर हम ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड करें जहां पे हमारा प्रेम है, नॉन सेक्सुअल डायमेंशंस बहुत खूबसूरत है और हमारी ओपन कम्युनिकेशन है, तो हम एक इक्वेशन बिल्ड कर सकते हैं जहां पे हम प्राप्त कर सकते हैं सेटिस्फैक्शन एक दूसरे के लिए क्या होगा। एंड दैट हैपेंस विद एक्सप्रेसिंग, कम्युनिकेटिंग, एक्सचेंज, नॉन सेक्सुअल डायमेंशंस, हाउ यू बिहेव विद ईच अदर, हाउ यू टॉक विद ईच अदर, तुम्हारी इंटीमेसी कितनी है, इमोशनली तुम कितने क्लोज हो, कितनी हद तक तुम एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो। एंड बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग आई मीन गृहस्थी की, रिलेशनशिप की, वो चीजें। दिस आइडिया दैट हम सबको एक जर्नी पे जाना है एक एवरेस्ट को पाने के लिए, उसमें हमें 80 लोगों के साथ सेक्स करना है, तब जाके मैं फिगर आउट करूंगा अब मैं जाना इज एन आइडिया। व्हाट इफ यू आर लाइक ओ well, all I did at the end of it was have sex with 80 people and all I actually wanted was a partner जिसके साथ मैं emotionally एक bond build कर पाऊं, and in the search for sexual compatibility I focused too much on just sex, whereas I realized वो इतनी बड़ी चीज थी नहीं in the first place. That's something you can build with a person easily. Now अब आते हैं बात sexual research पे इसकी। That's what the research says as well. People जो कि minimum amount of partner होते हैं उनके before marriages have the longest, ये रिसर्च पाई गई है एम्पेरिकल रिसर्चेस में, देयर मैरिज की एफिकेसी की वो लॉन्गेस्ट चलेगी, वो एक्चुअल में ज्यादा होती है देन पीपल जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं शादी से पहले, उनकी टूटने की चांसेस ज्यादा होती हैं। एक रीजन हो सकता है यही हो कि क्योंकि पहला हो सकता है इसका रीजन कॉजैलिटी हमें नहीं पता, बट एक हो सकता है भाई आपने एक इंपल्सिविटी इंसान की बहुत हाई है, आपको पसंद है नए 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 पार्टनर्स और आप शायद एक इंसान के साथ रहना ही नहीं चाहते। दूसरा, आप जब बैठ के दुनिया भर में इतनी सारी क्विजीन चख लियो तो आप एक पे सेटल क्यों करोगे? हो सकता है आपको याद आए अरे वो था वो बहुत बढ़िया था, अरे ये था इसमें ये चीज बहुत बढ़िया थी, तो तुम शायद वही ढूंढते रहो जिंदगी में। मजा, हिडोनिज्म एक हमारे अंदर बहुत बड़ी नीड है, डिजायर है। गौतम बुद्ध से लेके हिंदुइज्म में एक चीज क्या बोली है, सफरिंग की रूट तुम्हारी सोच है। जब तक इंसान सोचेगा वो सफरिंग अपनी खोपड़ी में लाके फोड़ता रहेगा। तो डिजायर क्या है, सोच से ही तो आता है यार। कहीं ना कहीं एक बिस्तर पे एक ऐसा सेक्स है जो इतना बढ़िया है जिसको खोजने के लिए मैं सर तबाह कर दूंगा। ये है एक बात। बोलने से पहले अपने साथ बैठो और कम से कम 3 दिन बाद पे जेन्युइनली गहराई से क्वेश्चन करना इसको कि सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कितने हद तक ओपन कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है। ओपन कम्युनिकेशन एक सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी का मार्कर नहीं है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी का मार्कर है। So, अगर आप किसी भी इंसान के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो वो रिलेशनशिप चल ही नहीं सकती, रिगार्डलेस सेक्स चाहे कितना बढ़िया कर रहे हो, नहीं चल सकती, वो टूटेगी। सेक्स माइन्यूट चीज होता है एक रिलेशनशिप की गवर्नेंस में, जो मैं कॉस्ट की बात कर रहा था कि अगर लड़की को ऑर्गेजम पे ऑर्गेजम में मिलने, बट अगर वो नॉन सेक्सुअल डायमेंशंस में खुश नहीं है, सेम विद लड़का, वो दिमाग खराब रहता है। आप जिल्लत सुन रहे हो, आप देख रहे हो चीजें वर्कआउट नहीं कर रही, वो इंसान आप जितना भी आप लेट्स से बजट सेट करते हो धज्जियां उड़ा देता है बजट की। एक टाइम आप कहोगे भाड़ में गई रिलेशनशिप यार, चाहे कितना अच्छा सेक्स हो, क्या करूं, भाड़ में गई। आप में से 50 लोगों से जिनका ब्रेकअप हुआ, आप एक बार पूछना कितने लोगों ने आपसे बुलाया कि मैंने ब्रेकअप किया बिकॉज सेक्सुअली में सेटिस्फाइड नहीं था, या फिर कितने लोग आपको बताते हैं वो रीजंस हमेशा होते हैं इमोशनल इन नेचर। इंसान या तो बहुत कंट्रोलिंग था, बहुत चोट पहुंची मुझे, झूठ बोला उसने मुझसे, धोखा दिया मुझको, मेरा काट के चली गई। और भारी हद तक लोग अगर प्यार करते हैं ना दूसरे से तो कहते हैं सेक्स अच्छा है, बढ़िया है, बट अगर आप अपनी अपेक्षा जोड़ ले रहे हो मुझे सबसे माउंट एवरेस्ट ऑफ सेक्स चाहिए, तो आप रिलेशनशिप नहीं ढूंढ रहे, आप सेक्स के एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हो। वो एक अलग चीज है, वो तो एक एडिक्ट की बात हो गई। वो तो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं भाई, करो सेक्स 800 लोगों के साथ। अगर भाई 1-2 लोग
जिन्होंने बहुत ज्यादा सेक्स नहीं कर रखा, एक दूसरे से शादी करते हैं, तो उनके पास एक बात समझो, एक्सपोजर भी फिर दूसरा इंसान ही होता है। उस लिमिटेड एक्सपोजर में आप ये भी समझते हो कि ठीक है, यही है, इसमें संतुष्टि पानी है और इसको बड़ा कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। सेक्स को कभी जिंदगी में मैट्रिक्स या रैंकिंग्स पे मत तुलना करना। सेक्स बहुत हद तक एक इमोशनल एक्टिविटी भी है, बहुत इंटीमेट एक्टिविटी है। एंडोक्रिनोलॉजी के पॉइंट से बात कर ले, क्योंकि इसने हार्मोन्स की बात करी। तुम हार्मोन्स देखो ना, कौन से रिलीज हो रहे हैं, पेप्टाइड्स कौन से रिलीज हो रहे हैं, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ये लव हार्मोन्स है, सोशल बॉन्डिंग का हार्मोन्स है। लड़की के दिमाग में जब सेक्स हो रहा होता है, लिटरली तुम्हारी बॉडी में उसके ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा होता है, वैसोप्रेसिन निकल रहा होता है, ओपिएट्स निकलते हैं, लड़के में टेस्टोस्टेरोन निकलता है, जो कि आप कह सकते हो इंसान को हल्का सा रिलेशनशिप दूर लेके आता है, लेकिन फिर वैसोप्रेसिन निकलता है, जो फिर सोशली बॉन्ड फॉर्म करने वाले हैं। न्यूरो एंडोक्रिन पर्सपेक्टिव जो है रिलेशनशिप का, इसको कहते हैं सोशल पेप्टाइड थ्योरी डाल सकते हो। न्यूरो एंडोक्रिन की पर्सपेक्टिव से पूरी थ्योरी है जिसमें एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मजे के लिए सेक्स नहीं कर सकते, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, कर सकते हो, लेकिन एक फंक्शन है उसका अटैचमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एक इंसान के साथ बार बार सेक्स करते रहो, आप मानो या ना मानो, आप फीलिंग्स फॉर्म कर लोगे। इसीलिए लोग हर्ट होते हैं इन सब, हम कैजुअल करेंगे, क्योंकि आपकी बायोलॉजी आपके अगेंस्ट है। चीज में आपके जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, जो फूट रहे हैं बिहेवियरली, वो एक्टिविटी बहुत इंटीमेट है। कुछ टाइम में आइदर ऑफ द पार्टीज फॉर्म कर लेंगी। श्योर, आप कॉग्निटिवली हो सकता है इंसान का मुझे इस पर अट्रैक्शन ही नहीं है, मैं तो बस टाइम खोटी कर रहा हूं, हो सकता है वो ना करे, लेकिन एक पार्टी जिसके दिमाग में वो हार्मोन्स निकल रहे हैं और वो हल्का सा लाइक करता है तभी कर रहा है आपके साथ, तो वो दोनों कॉम्बिनेशन में हो सकता है आप फीलिंग्स डेवलप कर लो। तो आप इतने हलवा पूड़ी की तरह नहीं कह सकते कि हमें एक्सप्लोर करना चाहिए जब हम गहराई से उस चीज को नहीं देख रहे। सेक्स इज समथिंग जो भारी हद तक डिपेंड करता है एज टू पीपल, आप कितने कम्युनिकेटिव हो, एज टू पीपल आप कितना ख्याल रखते हो, एज टू पीपल आप कितनी अहमियत रखते हो, सामने वाले को कितनी एक्विटी से देखते हो। एंड वो सारी चीजें डायरेक्टली कन्वर्ट होगी फिर सेक्स में भी। आप एक दूसरे के साथ फिर एक्सप्लोर कर सकते हो, एक दूसरे के साथ रह सकते हो, और आप अपनी सेक्स लाइफ बढ़िया कर लोगे। बहुत लोग होते हैं जिनकी सेक्स लाइफ शायद आपके सब्जेक्टिव पॉर्न के नजरिए से होगी, है तो 5 ही है, लेकिन उनके लिए वो 10 आउट ऑफ या 100 आउट ऑफ 100 है, क्योंकि वो खुश हैं, वो दूसरे से प्यार करते हैं। उनकी सेक्स शायद आप देख के कहो, अगर उनको आपको वीडियो मिल जाए, एग्जाम्पल की तरह कह रहा हूं, तो आप शायद कहो तो बड़ा ही बेसिक कर रहे हैं। मेरे दिमाग में तो, क्योंकि आपने देख लिए पॉर्न इतनी ज्यादा, तो आपको पता नहीं क्या चाहिए, फैंटम बाजी, प्लेजर आइलैंड चलना है आपको। बट हो सकता है वो उनके लिए इतना उनको प्यार मिल रहा है कि वो उसमें खुश हैं। तो मेरी बात समझो, इसके लिए आपको 400 गलियों में एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लोर एक बहुत ही मैकेनिस्टिक, सेक्स को एक बहुत ही यूटिलिटी वाली चीज देख के हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा सेक्स की नीड नहीं है हमें, बट सेक्स एक नीड की तरह आप नहीं देख सकते जिंदगी को, क्योंकि आप इंसानों के साथ बात कर रहे हो। उसमें आप फिर इंसान को एक ऑब्जेक्ट की तरह ही देखोगे सेक्स की यूटिलिटी को फुलफिल करने के लिए। वो एक नार्सिसिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। फिर आप साइकोपैथिक नार्सिसिस्ट बन जाते हो, जहां पे फिर हो जाता है बॉडी काउंट कितना है, क्योंकि फिर बॉडी काउंट मतलब क्या हुआ, वो एक शरीर है, उसका काउंट आप नोट कर रहे हो। वो एक जानवर वाला नजरिया हो गया, एक साइकोपैथ का नजरिया हो गया। वन थिंग कि आपकी केमिस्ट्री कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर इमोशनल इंटीमेसी। हम भूल जाते हैं फाइनली फिजिकल केमिस्ट्री डिपेंड्स ऑन इमोशनल इंटीमेसी। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स। अगर मेरा इक्वेशन आपके साथ बहुत अच्छा है इमोशनली, सो द फिजिकल केमिस्ट्री वुड बी गुड टू एंड यू वर्क ऑन इट समवेयर, ठीक है। बट अगर मेरा एक इमोशनल कनेक्ट आपके साथ कम है, तो मे बी आई हैव अ कैजुअल रिलेशनशिप, so this will not go long, right? So what happens, today, in today's day and age, a lot of them, they forget to explore the emotional intimacy than rather than young couples, and they immediately get into physical chemistry. Yeah, because आप फट रहे हो ना, आपके हार्मोन फट रहे हैं at 20 at 18, एंड यहाँ पे सिंपल, इट्स ऑल अबाउट एनवायरनमेंट। आप जिस मीडिया इटरेशंस को देख रहे हो, वो आपको इतना प्रॉप कर रहे हैं, इतना एक्साइट कर रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो ये करो। आप कोई लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो सकता है। अगेन रिसर्च में पाया गया इम्पल्सिविटी में हाई होते हैं जवान बच्चे। अब 18, 19, 16, 17 साल के लोगों को देखो, वो डिसीजंस में भी काफी इंपल्सिवली कूद के ले लें, विदाउट बहुत गहराई से नहीं सोच रहे वो चीजों को करने से पहले। तो आप सारे फैक्टर्स को जब कंबाइन करते हो तो उसका प्रोडक्ट ये निकलेगा। डेटिंग एप्स का क्या इफेक्ट रहा है रिलेशनशिप्स पर, मुझे ये डेफिनेटली पता है कि कैजुअल डेटिंग बढ़ चुकी है इसकी वजह से। सेक्सुअलाइजेशन ऑफ कल्चर भी हो चुका है दुनिया भर में डेटिंग एप्स की वजह से, एंड दैट्स फाइन, अगेन प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। और बहुत सारी शादियां भी हुई है डेटिंग एप्स की वजह से, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स भी फॉर्म हुए हैं।
Yes. तो इट्स गॉट बोथ साइड्स ऑफ दैट कॉइन. पर एज अ साइकोलॉजिस्ट लोगों का नजरिया बदल चुका है टुवर्ड्स रिलेशनशिप्स. Yes, like you said कि बहुत ज़्यादा सेक्शुअलाइज्ड हो गया है. ये डेटिंग ऐप का आने का एक रीज़न एक ही था कि बिकॉज यू वांटेड टू द फाउंडर्स वांटेड टू मेक श्योर कि आप आपके मैचिंग पार्टनर्स को मिले. जैसे मैंने कहा कि गोल्स आपके मैच होने चाहिए, राइट? तो कहीं पे वो कहता है ना इट्स अ मैच, बिकॉज कहीं ना कहीं योर गोल्स एंड ये तो अभी AI डिसाइड करता है, राइट? बट आप जब किसी को मिलते हो, दो इट शोज इट्स अ मैच, इट्स नॉट, बिकॉज आप वर्बली कम्युनिकेट करके आपको पता चलता है कि हाउ थिंग्स आर गोइंग, राइट? सो उसी तरीके से डेटिंग ऐप का एक मेन मुद्दा ये था कि कहीं ना कहीं यू मीट द डिजायर्ड पार्टनर, ओके? बट क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में ये था कि जस्ट कैजुअली लेट्स सी, अकेला हूँ, आज बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, लेट मी फाइंड समवन. एंड इवन इफ यू सी देयर आर लॉट ऑफ मूवीज जहाँ पे बहुत सारी सीरीज अगर आप देखोगे तो मूवीज देखोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अगर आई एम गेटिंग बोर्ड टुडे, लेट मी फाइंड समवन ऑन द ऐप टुडे. इफ आई एम फाइंडिंग समवन आई कैन जस्ट स्पेंड अ नाइट विथ, राइट? तो क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट करें, हमको लग रहा है कि अब होता ये है कि जब हम मीडिया में कुछ देखते हैं वी टेक इट एज एन एक्सेप्टेंस, तो हम उसे अप्लाई करना शुरू करते हैं हमारे लाइफ में. विच इज वाई टुडे हर चीज बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड हो गई है, क्योंकि दैट इंफॉर्मेशन इन द मीडिया वैलिडेट्स द थिंकिंग ऑफ माइंड कि इज इट ओके टू हैव प्री मैरिटल सेक्स, एंड देन यू सी समथिंग दैट हैपेंस इन अ शो एंड यू लाइक हाँ इट्स नॉर्मल बिकॉज इट हैज वैलिडेटेड योर इंफॉर्मेशन. दोस्तों अगर ये It's वीडियो not validated. It's basically mirror neurons. You're just mirroring behavior. जब आप कोई भी चीज़ देख रहे हो तो इसमें आपका इंटरेस्ट होता है, आपके मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड यू वांट टू मिमिक इट.